हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। जवाहर भाई। प्रस्तुत संस्मरण में महादेवी वर्मा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बिताए गए कुछ क्षणों का बहुत ही रोचक शैली में वर्णन किया है। इस संस्मरण में उन्होंने नेहरू जी की सादगी, मानवीयता, स्पष्ट वाक्शैली और अतिथि संस्कार का वर्णन किया है। बड़े लोग किस प्रकार सादा जीवन उच्च विचार का पालन करते हैं, दिए गए स्थान पर लिखिए। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। जवाहर भाई इस सदी के दूसरे दशक में ही अपनी बहन के साथ कॉलेज के छात्रावास में आ गई थी। तत्कालीन आचार्य कुमारी तुलास्कर ही हमारी वरिष्ठ अभिभाविका थी। वे स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से जुड़ी थी और विशेष अवसरों पर आनंद भवन भी जाती थी। मैंने उनके साथ जाने की हट की, किंतु वे मुझे तभी साथ ले जाने के लिए तैयार हुई जब पिताजी की अनुमति मिल गई। मैं पहले पहल अब आनंद भवन गई। यह तो मुझे याद नहीं है, किंतु वे आवागमन संबंधी अनेक घटनाएं मेरी स्मृति में अंकित हैं। उन्हीं में भाई जवाहरलाल के प्रथम दर्शन भी है। बच्चों, यहाँ पर महादेवी वर्मा एक घटना बता रही हैं जहाँ वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिली। एक दिन जैसे ही मैं कक्षा से बाहर आई, आचार्य जी को तांगे में बैठने के लिए तैयार पाया। तब छात्रावास तक जाकर पुस्तकें रखने और कपड़े बदलने का समय ही नहीं था। अतः उनके साथ आनंद भवन जाने की उत्सुकता में बस्ता लिए स्कूल के कपड़ों में ही तांगे में जा बैठी। वे बड़े आदमियों में से क्या क्या बातें करती रहती, यह तो ज्ञात नहीं, किंतु उस समय वार्ता से अधिक वहां का दृश्य आकर्षित करता था। उस दिन लौटते समय न जाने किस हड़बड़ी में मैं बस्ता वहीं छोड़कर बाहर आ गई। बरामदे की सीढ़ियों तक पहुंचते ही पीछे से सुनाई दिया कि किताबें तुम्हारी हैं। मुड़कर देखते ही मैं जहां की वहां खड़ी रह गई। बरामदे में खड़े भाई जवाहरलाल मेरे बस्ते को झुला रहे थे। मझला कद, गौर वर्ण, स्वच्छ खादी के परिधान में दुबली पतली पर सशक्त देह यष्टि, चौड़ा उज्ज्वल माथा, सीधी नासिका, लंबोतरा मुख, हंसी से भरे होठों में चमकती दंत पंक्ति, काली पुतलियों से युक्त आंखें न बड़ी न थी न छोटी, किंतु उनकी दृष्टि में एक विशेषता थी। सामने खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता था मानो वे आंखें उनके पार कुछ देख रही हो। तो बच्चों, यहाँ महादेवी वर्मा जी ने बताया कि कैसे दिखते थे जवाहरलाल नेहरू जी। मैंने सिर हिलाकर स्वीकार किया और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने सावधानी से बस्ता मुझे थमाते हुए भृत कुटियों पर बल देकर कहा, क्या वाहियात बात है, किताबें फेंकती घूमती हो, पढ़ती क्या खाक होगी। भाई जवाहरलाल जी के मुख से क्या वाहियात बात है मैंने अनेक बार अनेक अवसरों पर सुना है और हर बार उस वाक्य पर हंसी ही आई है। मोटर दुर्घटना में मेरे पैर की हड्डी टूट जाने पर भी उन्होंने कहा, क्या वाहियात बात है, तुमने अपना पैर ही तुड़वा लिया। मेरे कई महीनों तक अस्त व्यस्त रहने पर भी उनकी टिप्पणी थी, क्या वाहियात बात है, तुम अक्सर बीमार हो जाती हो। पर पहली भेंट के दिन उनकी डांट में बड़े की छोटे के प्रति जो आत्मीयता थी, उसने मुझे रुला दिया।
7वीं कक्षा के विद्यार्थियों में जितना कम ज्ञान होता है, भावुकता उतनी ही अधिक होती है। किसी छोटी लड़की को रुला दे है, यह विचार ही उनके पश्चाताप के लिए पर्याप्त था। अतः मेरे कंधे को थपथपाते हुए और किताबें सावधानी से रखने का उपदेश देते हुए उन्होंने मुझे टांगे तक पहुंचाया। तो बच्चों, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने बताया कि किस प्रकार उन्हें जवाहरलाल नेहरू जी ने डांटा और उनकी डांट से वह वहीं रो पड़े, लेकिन आगे जाकर उन्होंने उस डांट को अपनाया और आगे बढ़े। मैंने उन्हें अनेक बार देखा मालाओं से लदे भाषण देते, जेल जाते, घर में बड़ी मधुर आत्मीयता से कमला भाभी से बातें करते, छोटी सी इंदिरा जी पर स्नेहिल हाथ फेरते, संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ बापू के चरणों में बैठ स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक और सेनापति के रूप में भी उनका संपर्क सुलभ रहा और प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रथम कुलपति के रूप में भी किसी भी स्थिति में उनके मानवीय रूप में कोई अंतर। महादेवी जी कहती हैं, अत्यधिक शासकीय व्यस्तता में भी स्नेह भरा मानवीय रूप अक्षुण्ण ही रहा। उनके प्रधानमंत्री होने के उपरांत मुझे एक विशेष काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा। मैंने सोचा कि जवाहर भाई से भी मिल लूं। प्रधानमंत्री से मिलने का समय निश्चित करने का अवकाश नहीं था, अतः ऐसे ही प्रभात बेला में उनके विशाल भवन पर उपस्थित हुई। उनके निजी सचिव ने कहा, बिना पूर्व निश्चित समय के भेंट होना संभव नहीं है। यहाँ तो लोग 10-10 दिन प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं। सुनते ही मेरा मन विद्रोह कर उठा। मैंने कहा, वह प्रधानमंत्री की व्यस्तता का प्रमाण हो सकता है, परंतु जो 10-10 दिन पड़े रहते हैं उनके निठल्लेपन का तो निश्चित प्रमाण है। आप जाकर उन्हें सूचना देने का कष्ट करें कि प्रयाग से महादेवी आई हैं और उन्हें आज ही जाना है। वह उनसे मिलने की प्रतीक्षा में जीवन के 10 दिन यहाँ बिताने की स्थिति में नहीं है। मेरा संदेश किस रूप में पहुंचा यह पता नहीं, किंतु शीघ्र ही जवाहर भाई तेजी के साथ जीने से उतरते दिखाई दिए और मेरा हाथ पकड़कर एक प्रकार से खींचते हुए ऊपर की मंजिल में ले आए। वहां बैठो, तुम्हारे लिए कॉफी आती है, इलाहाबाद का हालचाल बताओ। वे इस प्रकार बात करते गए कि मुझे न रूठने की याद रही न शिकायत करना। कार्य की व्यस्तता रहने पर भी दूसरों के विश्वास और सुविधा की चिंता करना वे शायद ही भूलते। मेरी स्मृति में एक और घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। एक बार जब दद्दा मैथिली शरण और मैं उनसे मिलने गए, तब उन्होंने सहज आत्मीयता से मुझे रात में अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दे डाला। दद्दा विनोदी भाव से बोल उठे, अवश्य पंडित जी महादेवी की इस बार शुद्धि कर डालिए। हम तो किसी प्रकार बच ही गए हैं, यह ना बच पाए। तब उन्हें स्मरण आया कि मैं तो दद्दा के समान शाकाहारी हूँ। उन्होंने पूछा, क्या तुम अब तक घास पात ही खाती हो? दद्दा ने सविनोद कहा, आप सबने हमारे लिए और छोड़ा ही क्या है। इस विनोद के बीच भी वे इंदिरा जी को बुलाकर अलग से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाने की व्यवस्था करने का निर्देश देना नहीं भूले। रात में देखा, कांटे छुरी तथा मांस के अनेक खाद्य पदार्थों से सजी लंबी मेज के एक ओर मेरे लिए कढ़ी चावल, शाक, दही आदि के कटोरे कटोरियों से भरी चमचमाती थाली रखी हुई थी। उन्होंने जिस प्रकार मेरी इच्छा का ध्यान रखा था, उसी प्रकार वे मेज के शिष्टाचार की ओर भी सतर्क थे। उन्होंने हंसते हुए मेरी थाली अपने पास रखवाई और अत्यंत आत्मीयता से मुझसे कहा,
जो तुम नहीं खाती हो उसे दूसरों को खाते देख नाक भौं मत चढ़ाना। अच्छा, आम काटने की कला में उन्हें विशेष प्रवीणता प्राप्त थी, जिसका प्रदर्शन कर वे अपने अतिथियों को विस्मित कर देते थे। चाकू से कलमी आम को एक ओर से चीरकर बड़ी सफाई से उसकी गुठली बाहर निकाल देते थे और आम साबुत सा ही दिखाई देता था। व्यक्तिगत संबंधों की स्वीकृति और निर्वाह में उनके साथ तुलना में ठहरने वाले व्यक्ति बहुत ही कम हैं। तो बच्चों, यहाँ पर महादेवी वर्मा ने एक घटना बताई जिसमें वह जवाहरलाल नेहरू जी से मिली और उन दोनों के बीच इतना अच्छा, इतना गहरा संबंध बना कि वह उनके एक बड़े भाई के समान हो गए। हमने सीखा, विशिष्ट लोगों के जीवन से हमेशा ही कुछ सीखने को मिलता है, अतः हमें विशिष्ट लोगों के जीवन से कुछ ना कुछ अवश्य सीखना चाहिए। वह हमें प्रेरणा देते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।